नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा के साथ। आज का एक ज्वलंत विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। वह विषय है राजनेताओं का भ्रष्टाचार। यह और ज़्यादा चर्चित हो गया जब कुछ दिनों पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने या प्रवर्तन निर्देशालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया। इस पर बहुत सी बहसें आप लोगों ने सुनी होंगी और बहुत सी बहसें टीवी पर, सोशल मीडिया पर हो रही हैं, लेकिन आज हम इसको कुछ एक अलग नज़रिए से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। वीडियो का आगे का भाग शुरू करने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि हमारा वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, अनलाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। अब राजनेताओं के भ्रष्टाचार पर जब चर्चा हो रही है तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि राजनेता हैं कौन। राजनेता भी तो हमारे समाज के बीच के ही लोग तो हैं, और राजनेता या नेता हमारा समाज ही तो चुनकर बनाता है। तो क्या उनके भ्रष्टाचार के लिए हमारा समाज जिम्मेवार नहीं है? हम समाज के लोग अगर किसी को नेता बनाते हैं तो उसकी चरित्र तो समाज में हम जानते रहते हैं, लेकिन उसे हम चुनते हैं। इसका मतलब उसके द्वारा किए गए कामों के प्रति हमारी भी जिम्मेवारी है। मैं एक उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ कि अगर हमारे यहाँ चुनाव हो तो एक आदमी सादगी से हमारे पास प्रचार करने आता है और एक काफ़ी खर्च करके प्रचार करता है, तो आम तौर पर हमारे समाज में सादगी से प्रचार करने वाले उम्मीदवार को हम लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं जितना एक पूरे तामझाम के साथ प्रचार करने वाले आदमी को लेते हैं। आखिर किसी एक चुनाव के लिए, एक राजनेता बनने के लिए बहुत बड़ी राशि खर्च की जा रही है, तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। हम लोग उस टाइम उस तरफ झुक जाते हैं, किसने खर्चा किया, किसने हमें कुछ गिफ्ट दिया, या किसने कोई और ऐसा काम कर दिया। तो जब भी हम लगेंगे कि एक ज़्यादा खर्च करने वाला आदमी, जो भले ही वो पैसा वो कहीं से लाया हो या उसके किसी ने उसके पूरे चुनाव को स्पॉन्सर किया हो, तो स्पॉन्सर करने वाला भी कोई बिजनेसमैन होगा तो वो अपना फ़ायदा देखेगा। अब चुनाव में जब कोई आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेगा तो चुन के आने के बाद उसका सबसे पहला काम होगा क्या कि हमने जो पूंजी लगाई वो मैं वापस लूँ, या जिसने उसके चुनाव को स्पॉन्सर किया है उसके कामों पर ध्यान देना, ना कि जनता और समाज के कामों पर ध्यान, और अगले चुनाव के खर्च को भी निकाल लेना उसी 5 साल में। तो इस स्थिति में अगर हम सादगी वाले को जिताते तो उसे कोई खर्च नहीं किया था ज़्यादा, उससे उतनी चिंता नहीं होती। लेकिन हमारी समाज की सोच ऐसी है कि वो तो गंभीर उम्मीदवार ने ज़्यादा खर्च भी नहीं ठीक से कर रहा है। तो इस तरह की परिस्थिति में क्या हमारा समाज नहीं गलत राजनेता को ढूंढता है? अगर तो ये तो हुआ हमारा सामाजिक सिस्टम, जिसके कारण हम लोग एक नेता उन्हें बनाते हैं जो धन बल और अन्य प्रक्रियाओं से हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अब चुनाव के बाद की प्रक्रिया मैं बताता हूँ कि क्या चुनाव के बाद केवल एक नेता खुद से भ्रष्टाचार कर सकता है? सरकार में आ जाने के बाद जो भी सरकार के पूरी प्रक्रिया और सिस्टम को जानने वाले वो कहेंगे नहीं, एक नेता के भ्रष्टाचार में पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है, शामिल होता है। एक क्लर्क, अधिकारी, सेक्रेटरी,
से लेकर के मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। उस पर सरकार का मतलब ही होता है क्लर्क से लेकर के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक, जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, हर के अपने स्तर होते हैं। तो क्या पूरा सिस्टम नहीं इसके लिए जिम्मेवार है? मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर मैं ये गलत कर रहा हूँ तो आप लोग अपने कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने यह गलत उदाहरण दिया। प्रशासन और विकास की सबसे छोटी इकाई है पंचायत। अब पंचायत का चुनाव होता है और ये पूरी तरह से ऑन रिकॉर्ड है कि 90% लोग हर बार पंचायत चुनाव में नए जीत कर आते हैं, पुराने लोग चुनाव हार जाते। नए आते हैं मतलब एकदम स्वच्छ और नए लोग आए जीत कर। वो जीत कर जब आते हैं, मान लीजिए मुखिया जी का मैं देता हूँ, मुखिया नया जब जीत कर आते हैं मुखिया जी, तो वो पूरी तरह से उन्हें न सरकारी कानून की समझ होती है, न पंचायत चलाने की प्रक्रिया की समझ होती है। पंचायत में वो जीत कर आते हैं, बहुत से वादे किए हैं उन्होंने और बहुत सी उनकी अपनी सोच होती। जब वो चुन कर आते हैं तो पंचायत में पहले से कई तरह के कर्मी तैनात होते हैं, जो कि चुनाव के बाद बदलते नहीं, जैसे पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और अन्य तरह के कर्मी, स्वच्छता कर्मी, आंगनबाड़ी कर्मी, अन्य तरह के कई कर्मी पंचायत में जो मुखिया जी के साथ काम करेंगे। अब मुखिया जी जब आते हैं तो वो प्रशासनिक रूप से पूर्ण तरह प्रशिक्षित नहीं है, लेकिन वहाँ पहले से जो कर्मी तैनात हैं वो तो हर मुखिया को देखते, देखिए मुखिया को कैसे हमें हैंडल करना है, संचालित करना है, उसमें वो ट्रेंड हो चुके होते हैं। अब मुखिया जी जब आते हैं तो वो कर्मी उन्हें पहले सिखाना शुरू करते हैं कि ये कानून है, ये कानून है, ये कानून है। उसके बाद साथ साथ उन्हें ये भी बताने लगते हैं कि आप किस कागज़ पर या किस अभिलेख पर हस्ताक्षर या किस अभिलेख को स्वीकृत करेंगे तो कितनी राशि आपको प्राप्त होगी, किस काम में क्या आपका हिस्सा बनता है। और लगभग 90% जो नए जीत के आते हैं वो उसमें रम जाते हैं। अब आप कहिएगा मुखिया जी रम गए, उन्हें तो उसने बनाया, लेकिन अगर उसने बनाया तो क्या मुखिया जी अकेले किसी की स्वीकृति किसी चीज़ की दे देते हैं, किसी फाइल की? उस फाइल को या अभिलेख को तैयार तो कोई पंचायत स्तर का कर्मी ही करता है और उस फाइल या अभिलेख को मुखिया जी के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता है। तो पूरी तरह से जो हमारी नौकरशाही जिस स्तर की हो, वो हमारे राजनेताओं को भ्रष्ट बनाने में पूरी तरह से शामिल है। अब आपको अगर मंत्री को भ्रष्ट करना है, मंत्री को इस तरह से समझाना है, तो वहाँ पर आईएएस अफसर जो सेक्रेटरी होते हैं वो उन्हें समझाते हैं कि इस चीज़ की आपके इतने अधिकार हैं, ये आप स्वीकृत करेंगे तो इतनी राशि आपको आएगी। साथ में वो अपना हिस्सा भी लेते हैं, हर स्तर का कर्मी पहले अपना हिस्सा लेता है तब राजनेताओं को देता है। अब अगर हम इस तरह से पूरा सिस्टम जहाँ लगा हुआ है तो एक नेता को हम भ्रष्ट क्यों कहते हैं? ये हमारी एक अलग नज़रिया है। इस नज़रिए में मैं आपसे कहता हूँ, क्या जहाँ पर हमारी ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से स्वच्छ नहीं है और नए लोग जा रहे हैं, उन्हें भ्रष्ट बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी तरह तरह के हथकंडे भी अपनाती है। इस पर कई तरह की चर्चा पहले हो चुकी है, ज़्यादा मैं वीडियो को इस पर नहीं खींचूँगा, लेकिन ऐसी चर्चा हुई है, कुछ किताबें भी इस पर लिखी गई हैं। भारत के एक नामी पदाधिकारी थे जो सीबीआई के डायरेक्टर भी बने, उनकी एक पुस्तक है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उसमें कुछ ऐसे घटनाओं का विवरण दिया गया है कि एक स्वच्छ मंत्री को कैसे भ्रष्ट बनाया गया। अब उसके बारे में मैं कोई उसकी ऑथेंटिसिटी या सत्ता पर कोई चर्चा नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो क्या अब हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, क्या इससे ये नहीं लगता है कि हमारा समाज, हमारा सिस्टम सब मिलके एक राजनेता को भ्रष्ट बनाने में लगा हुआ? अगर हम एक सादे आदमी जो कोई कुछ खर्च नहीं करता है, लेकिन वह
बौद्धिक रूप से, प्रशासनिक रूप से सक्षम है, उसको अगर हम अपना नेता बनाने लगें तो बहुत हद तक जो सक्षम होगा प्रशासनिक रूप से, बौद्धिक रूप से, वो और ज़्यादा वो सादगी से रहेगा, ज़्यादा वो खर्च करके चुनाव नहीं जीतेगा, तो वो नौकरशाही या कर्मियों के ट्रैप में जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद भी देखेगा, खुद भी वो बहुत से माध्यम से नियम कानून देख लेगा। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि कौन कितना खर्च कर रहा है, कौन हमें क्या गिफ्ट दे रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हमारा सिस्टम, और सिस्टम से ज़्यादा हमारा समाज जो है सो राजनेताओं को भ्रष्ट बनाने में शामिल है। क्योंकि चुनाव महंगे होंगे तो आखिर राजनेता पैसा कहाँ से लाएंगे? कोई अपना घर बेच के नहीं लगाएगा चुनाव में, वो तो रिटर्न चाहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार या राजनेताओं का भ्रष्टाचार बदले, तो हमें समाज को बदलना होगा, और समाज के लोग सबसे पहले बदलें, और वो स्वच्छ लोगों को सादगी से, जो कम से कम चुनाव, उन्हें अपना नेता बनाना शुरू करें। तुरंत बदलाव नहीं आएगा, समय लगेगा, लेकिन बदलाव दिखने लगेगा। अब ये हमारे विचार हैं, आपके विचार और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, और आपके कमेंट्स और वीडियो का इंतज़ार करता हूँ, और आप धन्यवाद करते हुए आज का वीडियो में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।